चलो ध्यान दिया जाए, जल के लिए केबी का मान ज्ञात करें यदि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा का मान 540 कैलोरी पर ग्राम है। चलो तो केबी का फॉर्मूला देखो तो क्या लिखवा गया था, आर टी जीरो का स्क्वायर और बट्टा में 1000 एलवी, ऐसा फॉर्मूला लिखाए थे नहीं? देखो आर टी जीरो का स्क्वायर बट्टा आ जाइए 1000 एलवी, यही फॉर्मूला लिखा गया था। अब यहां से अगर लिखते हैं हम लोग तो केबी बराबर आर का वैल्यू हम बताए थे, अगर कैलोरी में लिखना हुआ तो आर का वैल्यू कितना बताया गया था 2 गुना टी जीरो का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि प्योर शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। तो शुद्ध विलायक खोजो इसमें, जल के लिए केबी का मान, तो विलायक कौन है, जल नहीं, तो जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री। केल्विन में लिखेंगे तो 373 केल्विन नहीं, तो यहां पर लिखेंगे 373 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 और गुना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसी को कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा का मान कितना दिया है 540, वैल्यू रख देना है और केबी का मान निकाल देना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसी को तो उठा के हम रख दिए। बोलिए क्या दिक्कत है इसमें, बोलो हाँ चाहे ना बोलना है, ये समझ में आया? दिक्कत है इसमें? चलिए और कोई क्वेश्चन है? लास्ट वाला, ये वाला क्या, जीरो 0.3 ग्राम के एक विलय को 5.2 ग्राम क्लोरोफॉर्म में घुलाया गया, जिसके कारण विलायक का क्वथनांक बढ़कर 0.299 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। विलय का आणविक भार ज्ञात करें यदि CH के लिए केबी का मान 3.88 है। नहीं बनाया आपसे? चलिए खड़ा होइए, हम जो पूछते हैं वो बता चलिएगा। चलिए डेल्टा टीबी का फॉर्मूला बोलिए। हाँ इसमें वो नहीं लगेगा क्या, इसमें गुप्त उष्मा का मान दिया हुआ है? नहीं दिया है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला है डेल्टा टीबी का? केबी है, अरे के इंटू 1000, क्या के इंटू 1000 है? अच्छा मोलालिटी लिखे, हाँ ए 1000 बट्टा, यही ना, निकालना क्या है W, तो W को भेजिए इधर, W को भेजिए, बाकी को इधर भेजिए, बाकी सब उतर जाएगा। KB गुना A गुना 1000, इस सब को उतार दिए, बट्टा में क्या है B, और गुना में ये इधर आ जाएगा। बोलिए दिक्कत नहीं ना है? चलिए W निकालना है, बताइए KB का मान क्वेश्चन में कितना है? 3.88, तो 3.88 यहां रख रहे हैं। A का मतलब क्या होता है, विलय का भार देख के बताइए, 0.3। B मतलब क्या होता है, विलायक का भार देखिए कहीं लिखा हुआ है 5.2, और डेल्टा टीबी का मतलब क्वथनांक कितना से बढ़ गया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? कितना हो गया, इतना लिख दे, यहां पर इतना बोल रहे क्वथनांक बढ़कर इतना हो गया, बढ़कर हो गया, यानी कि कितना से बढ़ा वही दे दिया है, यानी डेल्टा टीबी का मान ही दे दिया है। नहीं एकदम समझ में आएगा। सोचो अगर जल है, हमको ये बताओ जल है तो जल का क्वथनांक कितना 100, नहीं अब बोले कि बढ़कर 102 हो गया, तो कितना से बढ़ा 2 डिग्री से। तो देखो जब भी वैल्यू बहुत ज्यादा दिया रहे, नहीं तो समझो कि हमको टीबी या टीजीओ का मान दिया हुआ है, और जब भी तुमको मान बहुत कम दिया रहे कि 0.2 से बढ़ गया, बढ़कर 0.2 हो गया, बढ़कर 0.5 हो गया, बढ़कर 2 हो गया, इसका मतलब डायरेक्ट तुमको डेल्टा टीबी का मान दे दिया है। कॉमन सेंस पकड़ना है हम लोग को, मेरा बात समझ रहा है? नहीं अगर तुमको बोलेगा कि भाई प्योर शुद्ध विलायक का क्वथनांक 50 है, अब बढ़कर हो गया 50.2, नहीं तुमको घटाना पड़ेगा,
नहीं कि भाई डेल्टा टीबी का मान कैसे निकला, 50.2 माइनस 50 कितना आएगा 0.2। यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि बढ़कर 0.2 हो गया, इसका मतलब काची का मान दे दिया डायरेक्टली, घटा उठा के तुमको मान दे दिया, दिक्कत है नहीं। तो कितना मान रखे बोलो, 0.3 भी कर सकते हो उसको, नहीं इसको 4 भी कर सकते हैं, अप्रोक्स मान के बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। बैठ, और कोई क्वेश्चन पूछना है बोलो जी, और कोई क्वेश्चन हो गया है किसी को, और कोई क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए तो हम लोग मान लिए कि आप लोग बना लिए, नहीं तो और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन मात्र हम बताए, बाकी सब आप बना लिए। चलिए अब हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो कितने तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, 4 तरह का। वासदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब था, जिसमें से हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, वासदाब का अपेक्षिक अवनमन हो गया और क्वथनांक का उन्नयन हो गया। अब तीसरा पे आते हैं, तीसरा हम लोग का है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या इसी को क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। नहीं, अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो लिखा हुआ है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का हिंदी क्या है, हिमांक का अवनमन। तो देखो तो हम लिख रहे हैं हिमांक का अवनमन। क्रायोस्कोपी, तो क्रायोस्कोपी का हिंदी क्रायोस्कोपी ही होता है। ध्यान रखना है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, ध्यान रखना है। नहीं, क्रायोस्कोपी को क्रायोस्कोपी ही कहेंगे, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े। अब देखो तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट एक टर्म आ रहा है, यानी हिमांक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं, तो बताइए थोड़ा सा, बोलो। हाँ सही है। नहीं, हम लोग को देखा जाए तो 9th और 10th में हम लोग को हिमांक का एक परिभाषा लिखा जाता है। नहीं, अगर हिमांक का कोई परिभाषा हमसे पूछता है तो ये बिल्कुल सही बताई है कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव्य, वह ताप जिस पर कोई भी द्रव्य ठोस में बदलना शुरू कर देता है, उसी ताप को उस द्रव्य का हिमांक कहते हैं। एक ये परिभाषा है जो हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, वह ताप जिस पर कोई भी द्रव्य ठोस में बदलना शुरू कर देता है, उसी ताप को उस द्रव्य क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक है, ये कहा गया कि भाई वो ताप है जिस ताप पर कोई भी द्रव्य जो है वो ठोस में बदलना शुरू कर देता है, उसी ताप को हम लोग क्या कर रहे हैं, हिमांक। ठीक, लेकिन जब 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, नहीं तो उस केस में डेफिनेशन हिमांक का चेंज लिखा जाता है, बुक में ये परिभाषा नहीं लिखा हुआ है।
हम लोग के 12th में। हम लोग के 12th में क्या परिभाषा लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। तो लिखा जाता है कि वह ताप जिस ताप पर, वह ताप जिस ताप पर द्रव्य तथा ठोस का वाष्प दाब समान हो जाता है। फिर से हम बोल रहे हैं, वह ताप जिस ताप पर द्रव्य तथा ठोस का वाष्प दाब क्या हो जाता है, समान हो जाता है, उसी ताप को उस द्रव्य का हिमांक कहते हैं। ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि सर द्रव्य और ठोस दोनों का वाष्प दाब समान कैसे हो सकता है? नहीं, आप बताए हैं कि ठोस का जो वाष्प दाब होता है वो तो 0 होता है। नहीं, और ठोस को जब गर्म करते हैं, नहीं तो उसके जो कण होते हैं, ठोस के कण, वो पिघलने लगते हैं, और जब पिघलते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? और जब कोई भी कण चलने लगता है तो हम कहते हैं कि उसका वाष्प दाब 0 नहीं होता है। ठीक है। और आप यहां बोल रहे हैं कि वह ताप जिस ताप पर ठोस तथा द्रव्य का वाष्प दाब क्या हो जाए, समान हो जाए, उसी ताप को क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। नहीं तो सोचो कि आखिर ये कौन सा स्टेट होगा, ये कौन सा अवस्था है, नहीं जहां पर ठोस का और द्रव्य का दोनों का वाष्प दाब समान हो जाता होगा। ये कौन सा अवस्था है? तो सोचो, हम लोग जस्ट एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में नया नया फ्रिज खरीद के आया, ठीक है। अब नया नया फ्रिज जब खरीद जाता है तो उस समय बड़ा हम लोगों को एक्साइटमेंट रहता है, पानी को फ्रिज में रखें नहीं और बर्फ बनाए, ठीक है। तो पानी हम लोग कटोरा में लिए, कटोरा को उठाए कहां डाल दिए, फ्रीजर में डाल दिए। देखिए नहीं, अब कौन है उसको और बेचैनी है कि भाई जल्दी जमाना है, नहीं ये सीधे फ्रीज का बात नहीं कर रहा है, फ्रीज में वो फ्रीजर होता है, नहीं सीधे उसी में डालेगा। चलिए तो मान लीजिए पानी को लेकर कहां डाला गया, फ्रीजर में। तो फ्रीजर में डाला गया तो नया जब फ्रीज होता है तो बार बार बेचैनी रहता है कि तो खोल के देखें कि बर्फ जमा कि नहीं जमा, नहीं ठीक है, ये बेचैन होता है कितना देर में जमा दे रहा है भाई। तो ये होने के क्रम में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो एक परिस्थिति, एक ऐसा समय आता है जिस समय आप कटोरे को यानी बर्तन को बाहर निकालिएगा, और जब बाहर निकालिएगा तो उसको बर्फ को जैसे ही छुइएगा लगा कि बर्फ जम रहा है, नहीं अब के शुरू हुआ है, और जैसे ही छुइएगा नहीं वो टूट जाएगा, बोलेगा तो लिक्विड हो गया। नहीं यानी कि एक ऐसा अवस्था आपको मिलता है बर्फ का जिस समय वो ना ही पूर्णतः ठोस है और ना ही पूर्णतः द्रव्य है। यानी अब के ठोस जो अब के जो द्रव्य था ना वो अब के ठोस में बदलना शुरू किया है। सब एक साम्य अवस्था है, यानी कि उस अवस्था में ना ही उसको आप ठोस कहिएगा और ना ही उसको द्रव्य कहिएगा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं तो आपको एक ऐसा अवस्था मिला जिस अवस्था में ठोस भी है और उस अवस्था में द्रव्य भी है। तो वो जो अवस्था है उस समय उस ठोस का और उस द्रव्य का जब वाष्प दाब मापिएगा तो क्या आएगा, समान आ जाएगा, क्योंकि उस समय वो ठोस भी है और उस समय वो द्रव्य भी है। ध्यान रखना है। मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है? नहीं तो आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि वह ताप जिस ताप पर ठोस तथा द्रव्य का वाष्प दाब समान हो जाए उसी ताप को उस द्रव्य का हिमांक कहते हैं। नहीं कोई पूछ दिया कि कौन सा अवस्था होगा भाई जिस अवस्था में ठोस तथा द्रव्य का वाष्प दाब समान होगा, नहीं तो आपको बताना है कि एक ऐसा अवस्था जिस समय द्रव्य ना ही पूर्णतः द्रव्य अवस्था में होता है और ना ही वो पूर्णतः ठोस अवस्था में होता है। एक साम्य अवस्था की स्थिति होती है जिस समय वो थोड़ा बहुत ठोस का भी गुण लिए हुए है और थोड़ा बहुत द्रव्य का भी गुण लिए हुए है, वही अवस्था साम्य अवस्था है। और उसी अवस्था पर ठोस तथा द्रव्य का वाष्प दाब क्या होता है, समान होता है। मेरा बात दिमाग में गया, दिक्कत है इसमें? तो अब अगर कोई हिमांक का परिभाषा पूछता है हमारे एग्जाम में आएगा तो हम ये परिभाषा नहीं लिखेंगे, नहीं हम लोग दूसरा परिभाषा लिखेंगे जो आपको ही बताया गया। ध्यान रखना है। तो क्या परिभाषा हम लोग का, वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव्य के द्रव्य अवस्था का वाष्प दाब, देख रहे हो, द्रव्य के द्रव्य अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो, उसी ताप को उस द्रव्य क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। ध्यान रखना है। ये जो अवस्था है इस अवस्था में ठोस तथा द्रव्य किस अवस्था में रहेंगे, साम्यावस्था में। कौन सी अवस्था में, साम्यावस्था में। तो चलो एक और परिभाषा जो बुक में लिखा रहता है उस परिभाषा को पढ़ते हैं। वह ताप जिस ताप पर ठोस प्रवस्था तथा द्रव्य प्रवस्था एक दूसरे के साथ गति साम्य में रहती है उसी ताप को उस द्रव्य का हिमांक कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं? दिक्कत है? आगे बढ़े।
चलिए, जहां कंफ्यूजन होगा वहां पूछे चलिएगा। अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट देखिए तो हम लोग को ग्राफ से समझाने की कोशिश किया जा रहा है, नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट को ग्राफ से समझाने की कोशिश किया जा रहा है। चलो ध्यान से देखो, ये लाइन कौन सी का लिखा हुआ है? टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ताप। ये लाइन कौन सी का है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर माने इतना में दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। चलो अब मान लो कि यहां पर जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग कुछ कुछ लिखा रहेगा। यहां पर जो भी वेपर का वैल्यू होगा वैल्यू दिया रहेगा। यहां पर क्या देगा? टेम्परेचर का वैल्यू देगा, ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्वथनांक की हिमांक। हिमांक तो ये बताओ, किसी भी द्रव्य को ठोस में बदलने के लिए, किसी भी द्रव्य को ठोस में बदलने के लिए उसको गर्म करते हैं कि ठंडा करते हैं? ठंडा करते हैं, नहीं, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? घटाते हैं। तो ये बताओ इस ग्राफ पर बताओ, इस ग्राफ पर अगर हम इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो ताप बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि ताप इधर से बढ़ेगा, यहां 0 होता है, इधर ताप बढ़ेगा। नहीं, हम लोगों को ताप बढ़ाना है घटाना है? घटाना है। तो घटाना है तो ग्राफ को इधर से इधर पढ़ेंगे कि इधर से इधर पढ़ेंगे? इधर से इधर पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। नहीं तो वही चीज हम यहां से लिख रहे हैं। हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। तो ग्राफ को कैसे पढ़ना है? इधर से इधर नहीं, ग्राफ को यहां से हम क्या लिखेंगे? ग्राफ को राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ देखना है। ध्यान रखना है। तो ग्राफ को हमको राइट से लेफ्ट की तरफ देखना है। देखना है कि नहीं देखना है? क्या है? क्या कि ताप घटाना है, बढ़ाना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चलो तो पकड़ते हैं। यहां पर इस पॉइंट पर देखते हैं। इस पॉइंट पर अगर देखो तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर देखो तो ताप कितना है? इतना ताप है। नहीं, यहां से यहां इस ऐसे ग्राफ खींचा हुआ है। इस स्टेट को हम कौन है? लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था। और यहां देखो वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का बहुत तेजी से घटा है, तो ये है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। ध्यान रखना है। और इस ग्राफ में यहां से इस बिंदु पर ध्यान दो, इस बिंदु से एकाएक वाष्प दाब बहुत तेजी से नीचे की तरफ बढ़ा है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि पानी को जब हम फ्रीज में रखें तो पानी धीरे धीरे पहले ठंडा होता है। नहीं, पानी क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर धीरे धीरे वो जमना शुरू करता है। नहीं, धीरे क्या होता है? वो जमना शुरू होता है। नहीं, तो एक ऐसा अवस्था हमको मिला जिस समय वो ना ही ठोस है और ना ही वो द्रव्य है। नहीं, जैसे ही वो साम्यावस्था को पार करेगा, यानी जैसे ही वो ठोस अवस्था में पूर्णतः बदलने लगेगा, यानी हार्ड सॉलिड होने लगेगा, कठोर ठोस होने लगेगा, उसका वाष्प दाब एकाएक बहुत तेजी से नीचे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या है कि सॉलिड का वाष्प दाब लगभग 0 होने लगता है। ध्यान रखना है। नहीं तो यहां पर तुम देखो कि यहां से वाष्प दाब एकाएक बहुत तेजी से नीचे भागा है, तो इसीलिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं? ठोस। इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? द्रव्य। नहीं, और ये जो अवस्था है इसको कौन सा अवस्था कहें? साम्यावस्था। यही हमारा साम्यावस्था है, ध्यान रखना है। नहीं, अब तुम देख लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उस समय इस द्रव्य का वाष्प दाब भी देख लो बहुत ज्यादा है कि नहीं है? अब टेम्परेचर तुम घटा दो, मान लो टेम्परेचर हम यहां पे आ गए। नहीं, तो टेम्परेचर तुम घटाओगे तो बताओ वाष्प दाब का मान बढ़ेगा कि घटेगा? तो देखो वाष्प दाब का मान घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घट रहा है। नहीं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जाएंगे इस द्रव्य का वाष्प दाब क्या होगा? घटता जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। ध्यान रखना है। नहीं, अब इस टेम्परेचर पे तुम आ गए, इस टेम्परेचर पर तुम आ गए, तो जैसे ही इस टेम्परेचर पे पहुंचोगे ये कौन सा अवस्था है? साम्यावस्था। यानी यहां पर ये जो अवस्था है वो कौन कौन सा अवस्था है? ठोस भी है तथा द्रव्य भी है। ध्यान रखना है, ये यहां पर ठोस भी है और द्रव्य भी है, यानी एक ऐसा अवस्था है जहां पर ना इसको पूर्णतः सॉलिड कहेंगे ना पूर्णतः
लिक्विड कहेंगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साम्यावस्था है, यहाँ पे ठोस भी है द्रव भी है। तो बोले इस टेम्परेचर पर, देखो बाबू, इस टेम्परेचर पर ठोस का वाष्प दाब बताओ, तो तुम कहोगे ठोस का वाष्प दाब सर चेक कर लीजिए, ठोस का वाष्प दाब जो होगा वो इतना होगा इस टेम्परेचर पर। अच्छा, इस टेम्परेचर पर तुमसे बोले इस टेम्परेचर पर बाबू तुम द्रव्य का वाष्प दाब बताओ, तो तुम कहोगे सर इस टेम्परेचर पे ठोस भी है द्रव भी है, तो यहां पर उसका वाष्प दाब फिर कितना होगा, उतना ही होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये बताओ, हम तुमसे बोले कि बाबू इस टेम्परेचर पर, ध्यान से देखो, इस ताप पर ठोस का वाष्प दाब बताओ, इस ताप पर, तो इस ताप पर ऊपर जाओ, तो बताओ ये ठोस है कि द्रव है। तो इस ताप पर, इस टेम्परेचर पर क्या तुम ठोस का वाष्प दाब बता सकते हो? नहीं, यहां पर तो ठोस है, ये नहीं, कौन सा है, द्रव्य नहीं। तो इस टेम्परेचर को क्या हम लोग, इस टेम्परेचर को क्या हम लोग हिमांक कहेंगे? नहीं, क्योंकि यहां पर तुमको सिर्फ द्रव्य का वाष्प दाब मिल रहा है, ठोस का वाष्प दाब नहीं मिल रहा है। लेकिन इस टेम्परेचर पर तुमको द्रव्य भी मिल रहा है और ठोस भी मिल रहा है, तो इस टेम्परेचर पर द्रव्य का वाष्प दाब भी वही है जो ठोस का वाष्प दाब है। तो ये जो टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर क्या कहेंगे, द्रव्य का हिमांक, द्रव्य का हिमांक। नहीं, कोई तुमसे पूछ दिया कि बाबू इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर को हिमांक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इस टेम्परेचर को हिमांक कहें? नहीं। तो कोई पूछे काहे नहीं कहें, तो यहां पे कहना है कि सर इस टेम्परेचर पर हमको सिर्फ सॉलिड मिल रहा है, इस टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं मिल रहा है, कठोर सॉलिड मिलना शुरू हो गया, ध्यान रखना है। नहीं, तो इस टेम्परेचर पे सॉलिड का तो वाष्प दाब मिल जाएगा, लेकिन इस टेम्परेचर पर द्रव्य का वाष्प दाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। और हमको एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए जहां पर सॉलिड भी मिल जाए और लिक्विड भी मिल जाए, वही टेम्परेचर हम लोगों का उस द्रव्य का हिमांक कहलाएगा। मेरा बात कुछ दिमाग में जा रहा है? नहीं, तो इस ग्राफ पर कौन सा बिंदु हिमांक होगा, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, इसी बिंदु को क्यों कहे, समझ में आया? दिक्कत है इसमें? चलो, तो आगे बढ़ सकते हैं। यहां से हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। देखा जाए, यहां से हम लोग ध्यान दे, थोड़ा देखो, तो दूसरा थोड़ा ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहां से हम लोग दो बर्तन लिए, एक बर्तन और एक, दो बर्तन, ठीक है। इस बर्तन में प्योर वाटर लिए, और इस बर्तन में वाटर प्लस शुगर लिए हैं, वाटर प्लस शुगर, पानी प्लस चीनी ले लिए हैं, ठीक। प्योर वाटर के वाष्प दाब को P0 दिखाते हैं, और पानी प्लस चीनी का ये क्या बन गया, विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। तो इसके वाष्प दाब कौन सी दिखाते हैं, PS से। बताओ P0 ज्यादा कि PS ज्यादा, ये पता है ना? P0 ज्यादा और PS कम, जानते हैं, इतना में दिक्कत नहीं। प्योर पानी का वाष्प दाब ज्यादा होगा, पानी प्लस चीनी के विलयन का वाष्प दाब कम होगा, जानते हैं हम लोग, इतना में दिक्कत नहीं है। अच्छा, P0 ग्रेटर देन PS, नहीं, यानी कि जो शुद्ध वाला होगा, जो शुद्ध द्रव्य होगा उसका वाष्प दाब ज्यादा, नहीं, और जो विलयन होगा उसका वाष्प दाब कम। तो देखो, और दो हाथ है ना, कौन ज्यादा कौन कम, ऊपर वाला ज्यादा और नीचे वाला कम, ये समझ में आता है ना? यहां पर ले आए, नहीं, तो यहां पर ले आए तो ये नीचे वाला है तो ये कम है, और ऊपर वाला ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा आई कम। तो बताओ, ज्यादा मतलब ऊपर वाला, नहीं, तो ये कौन होगा, प्योर का होगा कि विलयन का होगा, प्योर का। तो ये प्योर द्रव्य यानी शुद्ध द्रव्य लिखे इसको, बोलो दिक्कत तो बोलना जी, दिक्कत है? अच्छा, इसको विलयन बोल दो, कोई दिक्कत है? ये सॉल्यूशन का ग्राफ है। हम काहे ऊपर वाले को द्रव्य बोले और काहे नीचे वाले को विलयन बोले? क्योंकि हम जानते हैं पहले से कि शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा उसका ग्राफ ऊपर होगा, और जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका ग्राफ नीचे होगा। कर दिए भाई, बोलो दिक्कत है? अब आगे आ जाओ।
अब तुम देखो कि शुद्ध द्रव्य में क्या यही बिंदु साम्यावस्था है कि नहीं है। तो इस शुद्ध द्रव्य का ये साम्यावस्था है, तो इसका हिमांक निकालना है, तो हम क्या करें, यहां से नीचे आए कि नहीं आए, नीचे आ गए। तो यहां पर जो हमको ताप मिलेगा, क्योंकि ये ताप का ग्राफ है, तो यहां पर जो हमको ताप मिलेगा, ये ताप क्या बताएगा, शुद्ध द्रव्य का हिमांक। बोलो बताएगा कि नहीं बताएगा, शुद्ध द्रव्य का हिमांक बताएगा। बोलो दिक्कत है इसमें, ठीक। अब चलो, ये विलियन का ग्राफ खींचा गया है, नहीं तो विलियन का ग्राफ का साम्यावस्था बताओ कहां पे आया है, यहां पर। नहीं तो विलियन के ग्राफ से देखो बाबू नीचे आ रहे हैं, बताओ यहां पर जो ताप मिलेगा, ये ताप किसका हिमांक होगा, विलियन का हिमांक होगा, विलियन का हिमांक होगा। चलो, शुद्ध द्रव्य के हिमांक को T0 से दिखाएंगे और विलियन के हिमांक को TF से दिखाएंगे। इतना में दिक्कत, शुद्ध द्रव्य के हिमांक को T0 से और विलियन के हिमांक को TF से दिखा दिए। नहीं, अब इस ग्राफ को देख के बताओ, इस ग्राफ को देख के बताओ, कोई भी चीज को हम कहां से मापते हैं, ओरिजिन से। कहां से मापते हैं, ओरिजिन से। तो ये बताओ विलियन का, ये विलियन का हिमांक है, ये वाला ताप विलियन का हिमांक है, तो विलियन के हिमांक का मान यहां से लेकर यहां तक, और ये ताप जो है, ये ताप, ये शुद्ध द्रव्य का हिमांक है, तो इसका मान यहां से लेकर यहां तक। तो इस ग्राफ में देखकर बताओ कि विलियन का हिमांक ज्यादा है कि शुद्ध द्रव्य के हिमांक का मान ज्यादा है। शुद्ध द्रव्य के हिमांक का मान ज्यादा है और विलियन के हिमांक का मान कम है। ग्राफ में आप देखो, यहां से लेकर यहां तक ये आपका कौन है, T0, और यहां से लेकर यहीं तक कौन है, TF। तो ग्राफ को अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम अगर देखें, अकॉर्डिंग टू ग्राफ अगर हम बात करें, तो बताओ क्या लिखें, T0 नहीं ग्रेटर देन TF, ऐसा बोल सकते हैं। किसी को दिक्कत है? चलो, तो ग्राफ देख के मालूम चला कि शुद्ध द्रव्य का हिमांक ज्यादा होता है, नहीं, और विलियन का हिमांक कम हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि पानी अगर हम लेते हैं प्योर पानी, तो प्योर वाटर लिए हैं, तो प्योर पानी का कोई पूछे कि बाबू प्योर पानी का हिमांक बताओ, तो प्योर पानी का हिमांक कितना होता है बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस। पता है कि नहीं पता है? पता है, हिमांक कितना है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। प्योर पानी का हिमांक, यानी प्योर पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बदलता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे शुरू कर देता है, ध्यान रखना है। नहीं, यहां पे आओ, पानी प्लस चीनी, पानी प्लस चीनी का हिमांक अब ये देखना है। नहीं तो चीनी डालने से पानी के हिमांक का मान घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी यही पानी पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदलना शुरू कर दे रहा था, अब उसी में तनी मनी अगर चीनी डाल दीजिएगा तो इसको अब ज्यादा देर तक ठंडा करना पड़ेगा, नहीं बर्फ में बदलने के लिए। नॉर्मल है, अपने घर पे आप देख सकते हैं। नहीं, एक गिलास में प्योर पानी ले लीजिए, आए गिलास में 2-3 चम्मच चीनी डाल के घोर दीजिए, आप दोनों को एक ही जगह पे फ्रिज में रख दीजिए। नहीं, आप देखिएगा कि जो शुद्ध पानी वाला होगा गिलास, उसका पहले बर्फ बन जाएगा। नहीं, और पानी और चीनी का जो विलियन का आपका विलियन होगा वो जल्दी बर्फ में नहीं बदलेगा, इसको बर्फ में बदलने में समय लगेगा, ध्यान रखना है। तो इसका हिमांक जो है वो और घट गया, मान लेते हैं कि -2 डिग्री सेल्सियस हो गया। नहीं तो 0 से घटेगा तो कौन सी में जाएगा, माइनस में जाएगा भाई, तो हो सकता है कि -1 हो जाए, -2 हो जाए। इसमें चीनी और बढ़ाएंगे तो हिमांक और घट जाएगा, और चीनी बढ़ाएंगे और हिमांक घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? दिक्कत है? हाँ बोलिए। तो हिमांक गिर गया, हिमांक कितना था, पहले 0 था, अब कितना हो गया -2, और कम हो गया, और कम हो गया, तो घट रहा है ना, जल्दी बर्फ में नहीं बदलेगा, उसको और ज्यादा उससे हीट निकालना पड़ेगा। बर्फ क्या करता है? हीट निकालता है। फ्रीज क्या करता है? हीट निकालता है। कौन? यहां पे ध्यान देंगे, ग्राफ पर केयर करेंगे। शुद्ध पानी का साम्यावस्था पहले पहुंच गया,
अब विलयन का साम्यावस्था देर से पहुंचा। नहीं, पानी को अगर बर्फ बनना है तो चीनी उसमें क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। चीनी उसमें क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो चीनी अगर बाधा उत्पन्न करेगा तो पानी जल्दी बर्फ में बदलेगा कि लेट से बदलेगा, लेट से बदलेगा। यानी उसको ज्यादा देर ठंडा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो आप देर वाला दिमाग में चल रहा है कि ज्यादा देर ठंडा करेंगे तो हिमांक का मान ज्यादा, आप ज्यादा देर ठंडा किए ना तो उसका हिमांक का मान क्या हो गया, और घट गया। यानी पहले 0 ही डिग्री पे बन जा रहा था। मान लो आप 2 बर्तन लिए, इसका भी ताप 25 डिग्री सेल्सियस प्योर पानी का, अब पानी प्लस चीनी का विलयन, इसका भी ताप कितना, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, दोनों का ताप सेम मान लो, ठीक है। या इसका 25 मानो, इसका कितना 24 मान लेते हैं। अब दोनों को तुम उठाए कहां डाल दिए, फ्रिज में, ठीक है। अब दोनों को फ्रिज में डाल दिए, शुद्ध पानी जो था, शुद्ध पानी, इससे भी हीट खींच रहा है फ्रिज, इससे भी हीट खींच रहा है फ्रिज। नहीं, ये पहुंच गया 0 पर, ये पहुंच गया 0 पर, दोनों 0 पहुंच गया कि नहीं पहुंचा, पहुंच गया। अभी बर्फ बनने लगा, कहे कि इसको रोकने वाला चीनी नहीं है, यहाँ चीनी बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो बर्फ बनने लगा। नहीं, लेकिन अभी बर्फ नहीं बना, कितना पर, 0 पर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, और ठंडा। समझ में आ रहा है, और ठंडा करेंगे तो अभी बर्फ बनेगा नहीं, तो और ठंडा किए तो इसका ताप घट ही ना गया, 0 से कम हो गया। तो 0 से कम यानी घट गया। मेरी बात ध्यान जा रही है। समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट का मान वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू माइनस चला गया, तो वैल्यू किसका कम हो गया, इसका कम हो गया। हाँ, इसमें समय ज्यादा लगेगा, इसमें समय कम लगेगा। बात समझ आ रहा है ना। यहां पर समय से नहीं सोचना है, तुमको बॉइलिंग पॉइंट और दिमाग में आ रहा है। नहीं, तुम्हारा दिमाग क्या चल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। तुम सर प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, चीनी डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो चीनी को ज्यादा देर में सर गर्म करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो ज्यादा देर का मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ ज्यादा देर ठंडा का मतलब कौन है कि कम। तो हम वैल्यू हमेशा चेक करते हैं। पानी का, प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100, प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100, और चीनी डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट 102। नहीं, तो वैल्यू किसका ज्यादा, 102 हुआ है। तो हम क्या चीज देखते हैं, वैल्यू, समय से मतलब नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है नहीं। और यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां भी वैल्यू, कि वैल्यू कौन सा ज्यादा, तो प्योर का ज्यादा। हाँ बोलो, है -2 हो गया है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। -2 डिग्री सेल्सियस पहले पहुंच जाएगा। थोड़ा कहां दिमाग गया है सर, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे दोनों हाथ है। हाँ, -2 वाला, -2 डिग्री टेम्परेचर होगा तब ना जल्दी बर्फ बदलेगा। तो -2 कैसे जल्दी आ जाएगा, हमको बताइए। दोनों 25 पर है, दोनों 25 पर है। नहीं, दोनों कितना पर है, 25 पर। अभी दोनों का बराबर है, ठीक है। इसका जिसमें हम अंगूठी पहने हैं, इसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 है। तो बताइए, हम जा रहे हैं नीचे, पहले 0 मिलेगा -2, पहले 0 मिलेगा। 25 से जब नीचे आएंगे तो पहले क्या मिलेगा, 0। तो पहले बर्फ में कौन बदलेगा, 0 वाला, और तब कौन बदलेगा, तो आप बोल रहे हैं -2 वाला पहले बदल जाएगा। गजब हाल है। बैठिए। फ्रीजिंग पॉइंट कम का मतलब इसके दिमाग में बैठ गया नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट कम, अच्छा जल्दी फ्रीज कर जाएगा। नहीं भाई, फ्रीजिंग पॉइंट कम का मतलब हुआ कि उसको ज्यादा देर तक ठंडा करना पड़ेगा। नहीं, अब किसी का -4 हो गया, नहीं तो उसको और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। समझ आ रहा है। हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर सोचो कि नॉर्मल टेम्परेचर से हमको जाना है, तो पहले कौन मिलेगा, 25 से 24, 20, 10, 9, 8, 7 को तो पहले क्या मिलेगा, 0। तो जब 0 होगा पहले बर्फ बनेगा, फिर -2 वाला बनेगा, फिर -4 वाला बर्फ बनेगा। तो जितने फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा वो उतने लेट से बर्फ बनाएगा। बुझाया। हाँ, उल्टा होगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए पूरा का पूरा एनर्जी खींच लेते हैं आप लोग। चलिए, तो हिमांक हो गया 0 डिग्री, इसका हिमांक हो गया -2। तो हम लोग क्या यहां से सीखे, यहां से ये बात हम बोले तो कोई दिक्कत है, हम ऐसा बात बोले कि किसी भी शुद्ध द्रव में
ध्यान से मेरी बात सुनो, किसी भी शुद्ध द्रव में जब हम अवाष्पशील विलय डालते हैं तो अवाष्पशील विलय डालने पर शुद्ध द्रव्य का हिमांक घट जाता है, शुद्ध द्रव्य का हिमांक घट जाता है। ऐसा बोले तो कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। शुद्ध द्रव्य के हिमांक को T0 से दिखाते हैं, विलयन के हिमांक को TF से दिखाते हैं। T0 का मान ज्यादा, TF का मान कम। नहीं, अब हमको अगर हिमांक का अनुमान निकालना है कि हिमांक कितना से घट गया, तो हिमांक कितना से घट गया ये निकालना, तो क्या करेंगे? T0 माइनस TF करेंगे, ज्यादा में से कम घटाएंगे। हिमांक कितना से घट गया तो T0 माइनस TF, ये T0 माइनस TF क्या बताएगा? हिमांक का अवनमन। ये होगा आपका हिमांक का अवनमन। इसी T0 माइनस TF को हम लोग कैसे दिखाते हैं? डेल्टा TF। बोलो, दिक्कत है? हाँ सर, आए बिल्कुल वही नियम ना हुआ। एगो प्योर मिल्क ले लीजिए, एगो में मिल्क प्लस चीनी ले लीजिए, तो मिल्क पहले बर्फ बनेगा, और मिल्क प्लस चीनी का विलयन लेट से बर्फ बनेगा। बोलिए, ये हर जगह लागू होगा भाई। आपको क्या लगता है कि जो साइंस पढ़ा रहा है वो किसी एक द्रव्य के लिए पढ़ाता है क्या? इस कोई भी चीज एक द्रव्य के लिए लागू नहीं होता है। जब भी लागू होगा तो ये सब पर लागू होगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े हैं। चलिए देखिए, तो जो पॉइंट हम लोग बोले वो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील ठोस विलय मिलाया जाता है तो शुद्ध द्रव्य का हिमांक पहले के सापेक्ष में क्या होता है? घट जाता है। अर्थात विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से क्या होता है? कम होता है। शुद्ध द्रव्य के हिमांक को कौन से दिखाते हैं? T0 से दर्शाते हैं, और विलयन के हिमांक को TF से दर्शाते हैं। इतना में दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो हम लोग पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? पढ़ लिए। कोई पूछता है कि हिमांक के अवनमन का परिभाषा दीजिए, हिमांक के अवनमन का परिभाषा दीजिए, तो क्या परिभाषा जो अभी बोले थे? क्या बोलेंगे? किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो शुद्ध द्रव्य का हिमांक पहले के सापेक्ष में घट जाता है। हिमांक जितना से घटता है उसी घटे हुए मान को हिमांक का अवनमन कहते हैं। ये बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? देखिए, इसमें परेशानी क्या है ना कि बच्चा जो है ना इसको पढ़ाई समझ के याद करता है, पढ़ाई समझ के याद करता है, इसलिए भारी है। अगर ऐसे नॉर्मल लाइफ से सोच के याद करो तो भारी कहाँ है? तो पानी है, अब पानी में चीनी डालेंगे ना तो हिमांक जो है ना वो घट जाता है। जितना से घटता है ना वही तो हिमांक का अवनमन है, वही ना है भाई। बस समझ रहा है? लेकिन क्या तो भाई किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो हिमांक का मान घट जाता है, घट जाता है, घट जाता है। लड़का उसको 4 बार याद करता है। नहीं, अरे घट जाता है तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्या है? नहीं, लेकिन आप पढ़ाई समझ के याद कर रहे हैं इसलिए कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना है। भैया इसको नॉर्मल लाइफ से जोड़ के याद कीजिएगा तो यही इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना है। चलिए, तो हिमांक जितना से घटता है उसी क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन लिखा हुआ है। हिमांक के अवनमन को क्या दिखाते हैं? डेल्टा TF से दर्शाते हैं, ध्यान रखना है। डेल्टा TF मतलब T0 माइनस TF। अच्छा, इसी को डिफिनीशन के रूप में बोल सकता है कि नहीं बोलता है? बोल सकता है। क्या बोलेगा? देखिए तो, शुद्ध विलायक के हिमांक में से, शुद्ध विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटा देने पर हिमांक का अनुमान निकल जाता है। ऐसा बोले तो दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? चलिए अगले पॉइंट पे आइए। इसको पहले मिटाया जाए ना, पढ़िए के आंसर सब बताएगा। अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का हिमांक क्यों अवनमित हो जाता है? अब सवाल ये आया, ये बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं कि भाई आप पानी ले लिए, पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आप पानी में चीनी डाल दिए तो चीनी डालने पर हिमांक हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। नहीं, घट जाता है, ये तो समझ गए घट जाता है। काहे घट जाता है? अब ये बताइए, बोलिए।
फिर से बोले, देखिए कितना ही हम हेवी बात बोले हैं कि फिर से बोले नहीं, सोचिए कि कितना हम मतलब भारी चीज पूछ रहे हैं। हम बोले कि पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री, अब पानी में चीनी डालते हैं तो हिमांक हो गया -2, नहीं तो क्यों क्यों घट गया? हाँ बोलिए। सही है, वास्तव घट जाता है तो इसलिए हिमांक का मान बढ़ जाता है, हिमांक का मान घट जाता है नहीं, ये बात ये नेताजी वाला बात हो गया, कैसे नेताजी लोग बात में मिला रहता है, वैसे नहीं। बैठिए, बोलिए और कोई बोलना चाहते हैं? अरे तो गजब हाल है, तुम काहे माइनस हो गया भाई, ये तो बताना है। आप पहले ही मान लिए कि सर का माइनस हो गया है, वो 0 हो गया है, तो 0 वाला तनी पहले जम जाएगा, अब माइनस वाला सब लेट से जमेगा ऐसे थोड़े होता है। बैठिए, क्वथनांक तो बढ़ गया। फ्रीजिंग पॉइंट का मान घट गया, ज्यादा टाइम लगेगा उसको ठंडा करने में, नहीं तो कुछ हद तक जा रहा है लेकिन ये पूरा भी नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए, एक आदमी पीछे खड़ा हुए थे। लेकिन यहां पर कहने का मतलब यह है, ये बात ठीक है कि चीनी जो है पानी को बर्फ बनने से रुकावट उत्पन्न करता है, ये बात सही है, नहीं लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि जब हम हीट खींच रहे हैं तो हीट खींचने पर क्या कहते हैं, सिर्फ पानी और चीनी दोनों का हीट खींच रहे हैं, नहीं। चीनी जो होता है ना वो बहुत अंतर नहीं पड़ता है उसके अंदर, मेन आप हीट किसे खींच रहे हैं? वाटर का, क्योंकि चीनी जो है वो तो पहले से ही ठोस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था जो है उसमें से हीट खींच के आप उसको अब किस अवस्था में बदलिएगा? मेरा बात समझ में आ रहा है? तो आप चीनी का हीट नहीं खींच रहे हैं, आप खाली पानी का हीट खींच रहे हैं। आप जब ठंडा कीजिएगा तो पानी ही ठंडा होगा, चाहे पानी प्लस चीनी हो और चाहे खाली प्योर पानी हो। मेरी बात समझ रहा है? तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि सर पहले हीट खींच रहे हैं तो खाली पानी में से खींचा रहा है, और दूसरा केस में हीट खींच रहे हैं तो पानियों से खींचना पड़ रहा है, चीनियों से खींचना पड़ रहा है। तो चीनी से हीट काहे खींचिएगा भाई? चीनी तो खुद ठोस अवस्था में है, नहीं तो आप हीट खींच के उसको अब कौन अवस्था में बदलिएगा? समझ में आ रहा है ना? बैठिए, देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है। हाँ फिर से बोल दीजिए। शुद्ध द्रव के हिमांक के बराबर काहे वो करेगा? शुद्ध द्रव का हिमांक है 0 डिग्री, और आप बोल रहे हैं कि विलियन का जो हिमांक है उसको भी 0 डिग्री करना चाहता है, उसके बराबर क्यों करना चाहेगा? वो अलग चीज है, आई अलग चीज है, इसका हिमांक कहीं और पहुंचेगा। बैठिए, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए। अभी पढ़ाए तुम लोगों को तो ध्यान तो रहता नहीं है, यहां ध्यान दो। ये क्या है? आई क्या है? विलियन, ठीक है। शुद्ध द्रव्य नहीं, ये शुद्ध द्रव्य है और ये आपका विलियन है, ठीक है। तो आप शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो मिलाने पर वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है। वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है। नहीं, अब जब वाष्प दाब घट गया तो ये देखो कि शुद्ध द्रव्य का जो साम्यावस्था वाला जगह है वो जल्दी मिल गया, और जो विलयन का साम्यावस्था वाला जगह है वो क्या मिल रहा है? देर से मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो पहला पॉइंट हम ये बोलेंगे कि किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो
शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब पहले से घट जाता है, पहले से क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण विलयन को, यानी शुद्ध जो विलयन बन चुका है उसको साम्यावस्था प्राप्त करने में ज्यादा समय लगता है, अर्थात उसे ज्यादा देर तक ठंडा करना पड़ता है। साम्यावस्था तक पहुंचाने के लिए विलयन को कहां पहुंचाना है, साम्यावस्था तक। तुम कहां पहुंचा रही थी, शुद्ध द्रव्य के हिमांक तक, बस में रहे, इसको कहां पहुंचाना है, साम्यावस्था पर। क्योंकि हम क्या बताए कि कोई भी द्रव्य ठोस में बदलना कब शुरू करता है, जब वो ठोस और द्रव्य के साम्यावस्था पर पहुंच जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ, यहां पर पानी है, यहां पर पानी प्लस चीनी है। अब मान लो यहां पे पानी कितना है, 5 ग्राम, सॉरी चीनी बोल रहे हैं, चीनी कितना है, 5 ग्राम। अब तुम मान लो कि यहां से तुम एक और बर्तन ले लेते, यहां से एक और बर्तन ले लेते, इसमें भी उतना ही पानी उतना ही लिए हो, लेकिन चीनी तुम ले लिए 10 ग्राम। तो बताओ इसका वाष्प दाब और घटेगा कि नहीं घटेगा, घट जाएगा। तो इसका ग्राफ तुम ऊपर से, यहां से कि और नीचे से, और नीचे से खींचेंगे, तो ये बताओ कि इसका ग्राफ और नीचे खींचेंगे तो इसका साम्यावस्था जल्दी मिलेगा और लेट से मिलेगा, और लेट से मिलेगा, तो इसका हिमांक और कम होगा कि नहीं होगा, होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमको आंसर क्या देना है कि किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो शुद्ध द्रव्य का हिमांक, शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब पहले से घट जाता है, जिसके कारण उसे साम्यावस्था तक पहुंचाने के लिए ज्यादा देर तक ठंडा करना पड़ता है। ज्यादा देर तक ठंडा करने के कारण ही उसका हिमांक घट जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बोलिए, अब क्या बोल रही है, बोलिए बोलिए, जो मन में क्वेश्चन है वो पूछिए, बोलिए। अब तुम बोलिए कि सर यहां भी तो आप शुद्ध द्रव्य पहुंचा रहे हैं। हम कहां शुद्ध द्रव्य, हम साम्यावस्था पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हिमांक का मतलब क्या है भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को जल्दी गेन करेगा, क्योंकि इसका वाष्प दाब क्या है, ज्यादा है, इसका वाष्प दाब क्या है, कम है। तो जिसका वाष्प दाब कम होगा उसके साम्यावस्था पर पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, और जिसको ज्यादा समय लगेगा उसका हिमांक कम होगा। नहीं, इसका वाष्प दाब और कम हो गया, तो वाष्प दाब और कम हो गया तो इसको साम्यावस्था पर पहुंचने में और ज्यादा समय लगेगा, नहीं, यानी इसका हिमांक और कम हो जाएगा। समझ में आया? नहीं, तो अब यहां से आप इसका आंसर लिखेंगे, यहां से इसका आंसर लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लिखा देगा ना। तो ये इसका आंसर आपको लिख के लाना है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। देखो तो हिमांक के अनुमान के लिए राउल्ट का नियम, हिमांक के अनुमान के लिए राउल्ट का नियम, चलो समझते हैं। देखा जाए, हम लोग 3 बर्तन लिए, अभी आप जानते हैं खूब बढ़िया से। एक बर्तन में हम लोग लिए हैं क्या, प्योर वाटर। एक बर्तन में लिए हैं वाटर प्लस 5 ग्राम शुगर। अब चीनी हम बार बार इसलिए रहते हैं क्योंकि देखिए गर्मी का दिन है, चीनी का नाम सुन के भी मुंह में पानी आता है, आता है कि नहीं आता है, आता है। तो हमेशा आपका मुंह गीला रहेगा, आपको प्यास कम लगेगा, नहीं, मन फ्रेश रहेगा। तो ये सब ध्यान देके किया जाता है, इसीलिए नमक का नहीं लेते हैं। हम नमक का नाम लीजिए तो क्या होता है, बोलेंगे कौन सूख जाएगा, है नमक, सब पानी पी के आते हैं। नहीं, तो आप लोग क्लास छोड़ के भागे नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा शुगर लेते हैं। चलो ध्यान दो, यहां पर लिए प्योर वाटर, यहां से लिए वाटर प्लस 5 ग्राम शुगर, यहां लिए वाटर प्लस 10 ग्राम शुगर ले लिए। अब ये बताओ ध्यान से कि प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी प्लस 5 ग्राम शुगर का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा माने कम माने, माइनस में आ जाएगा, मान लेते हैं -2 डिग्री सेल्सियस। इसका फ्रीजिंग पॉइंट -4 डिग्री सेल्सियस मान लिए। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा, हम लोग जानते हैं, क्योंकि भाई जैसे जैसे पानी जैसे जैसे चीनी का अमाउंट बढ़ेगा
चीनी का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर घटेगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचाने के लिए हमें ज्यादा देर तक ठंडा करना पड़ेगा, नहीं इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घटता जाएगा। बोलो दिक्कत है नहीं? तो यहां पर तुम ध्यान दो तो इसका 0 डिग्री, इसका -2 और इसका -4, यानी कि जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ रही है, विलय की मात्रा बढ़ रही है, फ्रीजिंग पॉइंट का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट रहा है। -2 से -4 हो गया। ठीक, चलो अब हम निकालते हैं। ये हमारा है सॉल्यूशन नंबर 1, आई है हमारा सॉल्यूशन नंबर 2, ले लेते हैं। ठीक है, अब चलो बताओ, हम निकाल रहे हैं यहां से डेल्टा TF1। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, T0 माइनस TF1। बताओ T0 का मान कितना, 0 माइनस TF1, यही TF1 है सॉल्यूशन 1 का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, -2। बताओ कितना वैल्यू आया, माइनस माइनस प्लस कितना आया, 2 डिग्री सेल्सियस। चलो अब डेल्टा TF2 का मान निकालो। डेल्टा TF2 बराबर क्या लिखे बोलो, T0 माइनस TF2। बताओ T0 का मान कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, TF2 का मान कितना, -4 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, +4 डिग्री सेल्सियस। आया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत है तो बताएगा भाई, इतना में दिक्कत है, दिक्कत है ना है? चलो यहां पे देखो, प्योर पानी था तो फ्रीजिंग पॉइंट 0, पानी प्लस चीनी आया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। पानी प्लस चीनी का अमाउंट बढ़ गया तो फ्रीजिंग पॉइंट और घट गया। तो जैसे जैसे चीनी का मात्रा बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट का मान घट रहा है, हिमांक का मान घट रहा है। लेकिन हिमांक के अनुमान का मान देखो, हिमांक के अनुमान का मान पहले 2 आया, फिर हिमांक के अनुमान का मान कितना आ गया, 4। तो क्या समझे कि चीनी का अगर मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो हिमांक का मान घटता जाएगा, लेकिन हिमांक के अनुमान का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई एक बार दे दिया है, नहीं दे देगा 3 गो विलियन, अब बोलेगा इनमें से किसका हिमांक सबसे ज्यादा है। नहीं, तो अगर हिमांक पूछेगा, क्या पूछेगा, हिमांक अगर पूछेगा तो हमको देखना है कि जिसमें विलय की मात्रा सबसे ज्यादा उसका हिमांक सबसे कम। नहीं, यानी कि हिमांक और विलय की मात्रा में उल्टा संबंध होता है। हिमांक और विलय की मात्रा में क्या संबंध होता है, उल्टा संबंध। तो उल्टा संबंध का मतलब विलय की मात्रा ज्यादा तो हिमांक का मान कम। लेकिन हिमांक का अनुमान, हिमांक का अनुमान और विलय की मात्रा में कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होगा, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछ रहा है। 3 गो विलय दे देगा, ऑब्जेक्टिव में 3 गो विलय दे देगा, नहीं तीनों में मात्रा अलग अलग दे देगा। अब बोलेगा कि किसका हिमांक अधिकतम, तो अधिकतम हिमांक पूछेगा तो देखो किसमें विलय की मात्रा सबसे कम है, जिसमें विलय की मात्रा सबसे कम होगी उसका हिमांक सबसे ज्यादा। कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया 3 गो विलय का मात्रा दे दिया और आपसे पूछ दिया कि इनमें से किसके हिमांक के अनुमान का मान ज्यादा, तो जिसके विलय की मात्रा ज्यादा उसके हिमांक के अनुमान का मान भी ज्यादा। ये सब कुछ बुझा रहा है कि नहीं, तो समझ में आना चाहिए। तो खाली डिफिनीशन रटने से नहीं होगा, बुझा रहा है ना। डिफिनीशन रट गए हिमांक का, हिमांक के अनुमान का, तो डिफिनीशन से कम क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब पूछ देता है। तो इस सब पर ध्यान रखना पड़ेगा। हिमांक घटता है और हिमांक का अनुमान बढ़ता है विलय की मात्रा के साथ। बोलो दिक्कत है? तो यहां से वही से उनको पॉइंट बताया गया। चलो तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। राउल्ट का नियम बिल्कुल द्रव्य द्रव्य के लिए, द्रव्य ठोस के लिए, दोनों के लिए डिफाइन होता है। हम लोग पढ़े नहीं, द्रव्य द्रव्य के लिए पढ़े नहीं थे उधर, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन है, सिर्फ द्रव्य द्रव्य के लिए पढ़े थे। लेकिन कितना दिन से तो पढ़ रहे हैं। वासुदेव का अपेक्षिक अनुमान पढ़ लिए, क्वथनांक का उन्नयन पढ़ लिए, हिमांक का अनुमान पढ़ लिया, सब में राउल्ट का नियम नहीं पढ़ रहे हैं। दोनों के लागू होता है।